हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। सीए फाइनल, सीए फाइनल और सीएमए फाइनल, दिस इज द अमेंडमेंट लेक्चर। सर अमेंडमेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम क्या कवर करने वाले, कौन से अमेंडमेंट हम कवर करने वाले? सर मई 2023 एग्जाम्स में अमेंडमेंट्स जो एप्लीकेबल थे वो थे 31 अक्टूबर 2022 तक के, एंड नवंबर 23 एग्जाम्स जो आ रहे हैं अभी उसमें अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगे 30 अप्रैल 2023। जैसा आपको पता है कि 6 मंथ बिफोर द मंथ ऑफ द एग्जाम जितने भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो जाते हैं 2011 फॉर द एग्जाम्स। तो सर प्रैक्टिकली बात करें तो इस लेक्चर के अंदर जो भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो गए 1 नवंबर 22 से 30 अप्रैल 2023, ऑल दोज वी आर गोइंग टू कवर इनडायरेक्ट टेक्स्ट में सी में फाइनल के लिए। ओके सर, अमेंडमेंट शुरू करने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। सर अमेंडमेंट जो मैं पढ़ा रहा हूं वो अमेंडमेंट नोट्स से पढ़ा रहा हूं। अमेंडमेंट नोट्स क्या है? ये हमारी जो मेन बुक है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बुक 26th एडिशन, इसके उन पेजेस का मैंने स्कैन कॉपी अपलोड किया है अपनी वेबसाइट पे ymconcept.com। उसके फ्री रिसोर्सेज टैब में जाएंगे तो वहां आपको मिल जाएगा मेन बुक अमेंडमेंट नोट्स। क्लियर? अच्छा, समरी बुक के भी अमेंडमेंट नोट्स वहां मैंने अपलोड कर दिए। अच्छा, अब वहां पे जो आपको पेजेस दिखेंगे, नंबर ऑफ पेजेस आपको दिखने में सर ज्यादा दिखेंगे, पर सर हर पेज जो मैंने स्कैन करके अपलोड किया है वो पूरा का पूरा पेज अमेंडमेंट नहीं है। हो सकता है उस पेज पे एक लाइन या एक पैराग्राफ ही अमेंडमेंट का हो। क्लियर? तो सर वो सारे पेजेस में जहां जहां अमेंडमेंट है वहां मैंने अमेंडमेंट पोर्शन के आगे ए लिखा है। ए फॉर, भाई एप्पल नहीं होता है सीए फाइल में, ए फॉर अमेंडमेंट। तो सरकार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। माहौल के साथ शुरू करते हैं हम क्या, अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2023 एग्जाम्स। ओके सर, एक बात और सर, अमेंडमेंट लेक्चर शुरू करने से पहले बता देता हूं इस बार अमेंडमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम अमेंडमेंट्स है, चिंता मत करो, माहौल के साथ पढ़ेंगे और मस्त होकर पढ़ेंगे। एंड सर कोई मेजर अमेंडमेंट इस बार नहीं है, चिंता बिल्कुल नहीं करने का, मस्त होकर पढ़ने का। एंड स्टिल सर ध्यान देना, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ही सक्सेस आपको दिलाएगा। सो माहौल के साथ शुरू करते हैं अमेंडमेंट लेके प्रभु का नाम। देखिए सर, ये है अमेंडमेंट नोट्स, आपको वेबसाइट से मिल जाएंगे ymconcept.com फ्री रिसोर्सेज पे बच्चों। ओके सर, अच्छा वापस से बोल देता हूं मैं, ये अमेंडमेंट क्या कवर कर रहे हैं सर आपके लिए? ऑल द अमेंडमेंट्स विच आर मेड एप्लीकेबल फ्रॉम 1 नवंबर 2022 टू 30 अप्रैल 2023, इसके बीच में जो अमेंडमेंट एप्लीकेबल हुए। अच्छा, कोई अमेंडमेंट अगर प्रपोज हुआ है जो एप्लीकेबल नहीं हुआ, रिलेवेंट नहीं है एग्जाम्स के लिए, इसलिए उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अच्छा, 30 अप्रैल के बाद कोई अमेंडमेंट हुआ तो सर उसके बारे में बात आपको नहीं करनी, क्योंकि हम ये जो बात कर रहे हैं वो एक्सक्लूसिवली एग्जाम्स के लिए बात कर रहे हैं विच आर एप्लीकेबल फॉर नवंबर 23। ओके सर, चलिए सर, सबसे पहले अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो सर चैप्टर में 1 2 3 4 कोई अमेंडमेंट नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी, वहां अमेंडमेंट हुआ है। अच्छा, वो भी कोई खास मेजर टफ अमेंडमेंट नहीं है सर। सबसे पहले अच्छा पेज नंबर 94 पर, अच्छा मैंने ये पूरा पेज स्कैन करके क्यों दिया है सर? क्योंकि आपके पास जो भी बुक है सर, उस बुक के अंदर ये रेस्पेक्टिव रूल आपको मिल जाएगा, और उस रूल में वो पूरा रूल मैंने क्यों दिया सर आपको, ये पूरा पेज क्यों दिया? आपको पता रहे कहां अमेंडमेंट हुआ है, तो आपको अपने पास एग्जिस्टिंग बुक अगर आपके पास है, नई बुक लेने की जरूरत नहीं है, उसी में आप अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट कर पाओ, इसलिए मैंने पूरा पेज स्कैन करके अपलोड किया आपके लिए। ओके सरकार, सबसे पहली बात रूल नंबर 37 सर, ये जो दे रखा है ये डायरेक्ट पोर्शन दे रखा है, आगे एनालिटिकल व्यू दे रखा है, वहां हम इस पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आपने पता है इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में रूल नंबर सेक्शन नंबर 16, उसके साथ जो एप्लीकेबल रूल्स है वो सारे हमने डायरेक्ट पार्ट आगे दे रखा है, डायरेक्ट के बाद हमने एनालिटिकल डिस्कशन दे रखा है। तो ये डायरेक्ट पोर्शन में जहां अमेंडमेंट था वो मैंने दे रखा है सर। ये रूल नंबर 37 में छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है, जिसका प्रैक्टिकली बात करें तो हम ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं। ओके, तो वो यहां पे दे रखा है। प्लस 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 एक रूल नया इंसर्ट हुआ है, रूल नंबर 37A, ये नया इंसर्ट हुआ है, ये भी हम आगे बात करें। ये डायरेक्ट पोर्शन है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, ये सर पेज नंबर 98 से हम अमेंडमेंट प्रैक्टिकली शुरू करें। सबसे पहला रूल नंबर 37A, इसके बारे में बात कर लेते हैं सर। रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सप्लायर एंड री अवेलमेंट देयर ऑफ। तो सर अब प्रैक्टिकली बात करें तो एक्चुअली अमेंडमेंट अब शुरू हो रहे हैं, दिल थाम के सुनिएगा सर। सर ये रूल नंबर 37A नया इंसर्ट हुआ है, ये क्या बोलता है साहब, ये कहां से लिंक किया मैंने, सुनना बच्चों ध्यान से। हमने सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 पढ़ा हुआ है, सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 याद है बेटा सर? कंडीशंस फॉर अवेलिंग द क्रेडिट, सर ये 6 कंडीशंस अगर पूरी हुई तो ही क्रेडिट मिलेगा, वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर याद है, टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट या any the prescribed document आपके पास होना चाहिए। you should be in the possession of the tax invoice debit note or any the prescribed document।
सर फिर सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस फर्निश कर दिए होने चाहिए एंड वो क्रेडिट हमारे जीएसटीआर 2B के अंदर आनी चाहिए। क्लियर? देन गुड्स और सर्विस और बोथ, जिसका हम क्रेडिट ले रहे हैं वो हमको रिसीव हो जाना चाहिए। बिल टू शिफ्ट मॉडल है तो थर्ड पर्सन को रिसीव हुआ, हम मान लेंगे हमको रिसीव हुआ और हमको क्रेडिट मिल जाएगा। नेक्स्ट सर, ओ भाई साहब, जो क्रेडिट आप ले रहे हो वो आपके जीएसटीआर 2B में इन एलिजिबल क्रेडिट की लिस्ट में नहीं आना चाहिए। क्लियर सर? एंड नेक्स्ट, सरकार को टैक्स पे हो जाना चाहिए। सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर C क्या है? गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए। अब सर हमने पढ़ा हुआ है पॉइंट, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। अब इससे लिंक कर रहा हूं। अच्छा, 6th कंडीशन क्या है? रेसिपिएंट ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया होना चाहिए। ठीक है सर, ये 6 कंडीशन हो गई। अब मैंने क्लॉज नंबर C से इसको कनेक्ट किया है। सर क्लॉज नंबर C क्या था? गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए। अब गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए, कौन पे करेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में तो रेसिपिएंट खुद टैक्स पे करेगा और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में तो सप्लायर टैक्स पे करेगा। अब सर समझना बात को ध्यान से, प्रैक्टिकली क्या हो रहा था? सर सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया। अच्छा, एक चीज पढ़ाने से पहले, ये बैरेक्ट पोर्शन दे रखा है सर, जो मैंने ऊपर दिया था वही, उसको सर यहां पे थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया और उसका एनालिसिस पार्ट मैंने यहां दिया है। ओके, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। ओके, दिल थाम के सुनिएगा बच्चों, मैं कनेक्ट करते हुए पढ़ाऊंगा। मस्त होकर सुनना आप, तो आपने अगर मस्त होकर सुन लिया कहानी यही याद हो जाएगी सर, और बिल्कुल टेंशन नहीं आएगा माहौल के साथ। सरकार रूल नंबर 37 है वो छोड़ो सर, मैं बात कर रहा हूं कनेक्ट करते हुए। सर सेक्शन में 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर C, गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए। अब सर गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए, पता कैसे पड़ेगा? तो क्या होता है प्रैक्टिकली, जैसा आप सबको पता है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं इसके अंदर सर। सर मैं जो चीजें आपको आती है वही कनेक्ट कर रहा हूं, और कनेक्ट करते हुए नया रूल क्यों आया, कैसे आया और इसका इफेक्ट क्या है, वो सबको समझ में आ जाएगा। आपको 2 मिनट लगेंगे सर। सर गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए। अब सर ये प्रैक्टिकली क्या हो रहा था, जैसे मैं किसी शोरूम से एसी परचेज करके लेके आया, तो सर मैंने जब एसी परचेज किया, शोरूम वाले को मैंने, मान लो एसी था ₹75,000 का इंक्लूडिंग जीएसटी, तो 75,000 इंक्लूडिंग जीएसटी मैंने उसको पे कर दिया। अब उसने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया कि नहीं किया, अपनों को क्या पता पड़ेगा यार। इसलिए प्रैक्टिकली गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, सिस्टम क्या बना हुआ है साहब, सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस फर्निश करेगा, वो क्रेडिट मेरे जीएसटीआर 2B में आएगी। मतलब अगर मेरे जीएसटीआर 2B में क्रेडिट आ गई तो मैं क्रेडिट ले लेता हूं सर। और अब यार उसने जीएसटीआर 1 फाइल किया, क्या इसका मतलब ये कि उसने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया है? जीएसटीआर 1 फाइल किया या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइस फर्निश किया और वो क्रेडिट हमारे जीएसटीआर 2B के अंदर आ गई, रिफ्लेक्ट हो गई, क्या इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को टैक्स पे हो गया है? नहीं, क्योंकि जीएसटीआर 1 जो फाइल किया वो तो स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई है। जीएसटीआर 3B जब फाइल करेगा सप्लायर, तब जाके पता पड़ेगा कि टैक्स पे हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर? इसलिए सर अब तक जो था यह लिखा था कि सर एसएससी जो रेसिपिएंट है, जैसे उसके जीएसटीआर 2B में क्रेडिट आ रही है, वो सेल्फ असेसमेंट बेस पर एज पर सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर C गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 41 में लिखा था क्या कि एसएससी सेल्फ असेसमेंट बेस पर टैक्स का क्रेडिट ले लेगा, ये भरोसा करते हुए कि सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया होगा गवर्नमेंट को। क्लियर? तो सेक्शन में 41 अभी भी है सब, और उसमें लिखा हुआ है कि फ्यूचर में अगर ये पता पड़ा कि सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया तो रेसिपिएंट विल बी रिक्वायर्ड टू रिवर्स द क्रेडिट अलोंग विद इंटरेस्ट। ये हमने पढ़ा हुआ है सर, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। अब सर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नया रूल नंबर 37A इंसर्ट कर दिया और बोल दिया यस, चिंता ना करे। सेक्शन नंबर 41 ने क्या बोला कि क्रेडिट आपके जीएसटीआर 2B में आ रही है, बाकी सारी कंडीशंस पूरी है। तो सेक्शन नंबर 41 में लिखा हुआ है कि रेसिपिएंट, आप ये मान लो कि सप्लायर बिल्कुल अच्छा पर्सन है, उसने टैक्स पे कर दिया होगा, आप सेल्फ असेसमेंट बेस पर क्रेडिट ले लीजिए। तो सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर C बोलता है गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए। तो सेक्शन नंबर 41 में ये लिखा हुआ है कि आप भरोसा करिए सप्लायर पे और ये मान लीजिएगा टैक्स पे हो गया होगा, और सेल्फ असेसमेंट बेस पे आप टैक्स का क्रेडिट ले लीजिए। पर रूल नंबर 37 बोलता है क्या कि साहब आपने भरोसा किया, अच्छी बात है, सप्लायर टैक्स पे कर देगा, अच्छी बात है, पर सेक्शन नंबर 41 में ये भी लिखा है कि फ्यूचर में अगर ये पता पड़ा कि सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया तो रेसिपिएंट को क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। तो उसके लिए एक कहानी यहां पे दे दी और वहां रूल नंबर 37A इंसर्ट करके बोल दिया क्या कि हम, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि सर फॉर एग्जांपल जनवरी 2023 मंथ का जीएसटीआर 1 सप्लायर ने सबमिट किया, आपके जीएसटीआर 2B में क्रेडिट आ गई, आपने जनवरी महीने में क्रेडिट ले ली, ये भरोसा करते हुए कि सप्लायर टैक्स पे कर देगा। पर सर ये रूल नंबर 37A कहता है कि सप्लायर ने अगर
वो जनवरी 2023 का रिटर्न मतलब जीएसटी 3B सबमिट ही नहीं किया मान लो, तो कब तक इंतजार करेगी सरकार यार? रेसिपिएंट तो क्रेडिट ले चुका, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला, इधर रेसिपिएंट क्रेडिट ले चुका यार। अच्छा, रेसिपिएंट की कोई गलती नहीं है इसमें, पर गवर्नमेंट को कंट्रोलिंग करने के लिए ये रूल नंबर 37A इंसर्ट करना पड़ा और वहां लिख दिया कि कब तक गवर्नमेंट कब तक इंतजार करेगी कि रेसिपिएंट ने सेल्फ असेसमेंट बेस पे क्रेडिट ले लिया, सप्लायर ने तो टैक्स पे किया ही नहीं, तो गवर्नमेंट ने रूल नंबर 37A में बोल दिया क्या कि अगर वो सप्लायर जिसने अपना GSTR 1 फाइल करके आपको क्रेडिट ट्रांसफर करी थी, जिसने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके सर वो इनवॉइस फर्निश किया था और आपको क्रेडिट आपने GSTR 2B के अंदर आने की वजह से क्रेडिट लिया था, उसने उस महीने का मतलब जनवरी 23 की बात करें तो जनवरी 23 का GSTR 3B अगर फाइल नहीं किया टिल 30th सितंबर, सर जो फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वो क्रेडिट थी वो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30th सितंबर तक अगर उसने उस जनवरी 2023 मंथ का, जनवरी इज द जस्ट एग्जांपल, जनवरी 23 का सितंबर 23 तक अगर उसने GSTR 3B फाइल नहीं किया तो वो रेसिपिएंट हम मान लेंगे आपने जो भरोसा किया वो टूट गया है और सर हमारा क्रेडिट आप रिवर्स कर दीजिए आप। मतलब रेसिपिएंट को बोल दिया क्या कि अगर सप्लायर ने अपना GSTR 3B फाइल नहीं किया 30th सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मंथ, जिस बिल के बेस पे आप क्रेडिट ले चुके हो उस बिल का जो GSTR 1 का जो मंथ था मतलब जनवरी मंथ जो था उसका क्रेडिट, उस बिल का क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा 30th नवंबर या उससे पहले पहले। आई रिपीट सर, मतलब सप्लायर ने 30 सितंबर तक 30th सितंबर तक अगर अपना GSTR 3B फाइल नहीं किया जनवरी महीने का, जनवरी इज जस्ट एन एग्जांपल, मतलब फाइनेंशियल ईयर एग्जांपल फाइनेंशियल 22-23 में किसी भी महीने का रिटर्न था सर, ध्यान देना, फाइनेंशियल 22-23 का कोई भी महीने का रिटर्न जैसे 3B उसने GSTR 1 तो फाइल कर दिया, आप भले दिसंबर मंथ ले लो, दिसंबर 22, हमारे एग्जांपल में जनवरी 23 हमने एग्जांपल लिया, जनवरी 23 का GSTR 1 फाइल कर दिया, उसके बेस पर रेसिपिएंट ने क्रेडिट ले लिया एंड सर उसने जनवरी 23 का रिटर्न 30th सितंबर 2023 तक अगर फाइल नहीं किया तो रेसिपिएंट को 30 नवंबर जो आ रहा है अगले 30th नवंबर 2023 उस दिन या उससे पहले पहले वो क्रेडिट जो उस बिल के बेस पे ली थी वो रिवर्स करनी पड़ेगी और 30th नवंबर तक अगर उस रेसिपिएंट ने वो क्रेडिट रिवर्स नहीं करी तो ऐसे केस में 1 दिसंबर से क्या लग जाएगा भाई साहब, इंटरेस्ट लग जाएगा उस रेसिपिएंट पे अगर उसने 30th नवंबर तक वो क्रेडिट रिवर्स नहीं करी तो। क्लियर? एंड सर सब्सिक्वेंटली अगर वो सप्लायर अपना GSTR 3B फाइल कर देता है तो रेसिपिएंट अपना वो क्रेडिट वापस से रीअवेल कर सकता है और रीअवेल करने के लिए सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 का टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होता है, हम सबको पता है। क्लियर? डन। ये रूल नंबर 37A पूरा खत्म होता है। अब मैं वापस से रिपीट करता हूं मस्त होके सर, आई होप पूरा समझ में आया। सर क्या हुआ, सप्लायर ने अपना GSTR 1 फाइल किया या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस फर्निश किए और वो क्रेडिट आपके GSTR 2B में रिफ्लेक्ट हो गई, बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, रेसिपिएंट ने क्रेडिट ले लिया सेल्फ असेसमेंट बेस पर, ये अज्यूम करते हुए कि सप्लायर टैक्स पे कर देगा गवर्नमेंट को, पर उस सप्लायर ने जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वो इनवॉइस था, जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वो क्रेडिट थी, वो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30th सितंबर या उससे पहले पहले उस रेस्पेक्टिव मंथ का GSTR 3B अगर फाइल नहीं किया तो सर आने वाले 30th नवंबर या उससे पहले पहले उस रेसिपिएंट को वो क्रेडिट जो उसने ली थी उतना अमाउंट या तो रिवर्स करना पड़ेगा या आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करके गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। और 30th नवंबर तक अगर उस रेसिपिएंट ने वो ITC रिवर्स नहीं किया या लायबिलिटी पे नहीं करी गवर्नमेंट को तो ऐसे केस में सर 1 दिसंबर से उस रेसिपिएंट को इंटरेस्ट भी लगेगा उस अमाउंट पे अगर उसने वो ITC यूज किया था तो, क्योंकि इंटरेस्ट तभी लगता है क्रेडिट पे अगर उसने यूज किया तो, ITC यूज नहीं किया तो इंटरेस्ट की बात नहीं आएगी, पर यस 30th नवंबर या उससे पहले पहले उसको रिवर्स करना पड़ेगा, नहीं रिवर्स किया तो 1 दिसंबर से क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा एट द रेट ऑफ 18% पर annum, जिस दिन से उसने ITC यूज किया होगा उस दिन से बेटा। और हाँ, सब्सिक्वेंटली अगर वो सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स वापस से पे कर देता है तो ऐसे केस में रेसिपिएंट कैन रीअवेल द ITC, पर रीअवेलमेंट के लिए सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 का टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होगा। पर अगर उसको इंटरेस्ट लग गया था 30th नवंबर तक रिवर्स नहीं किया था क्रेडिट इसकी वजह से तो उस इंटरेस्ट का कुछ नहीं हो पाएगा भाई। क्लियर? ही कैन रीअवेल द क्रेडिट बस। ओके, क्लियर, डन, माहौल जबरदस्त, शानदार, खत्म होता है पॉइंट। अब ये था आपका रूल नंबर 37A, शायद पूरा समझ में आया विद दी पूरी कनेक्टिविटी बेटा। क्लियर? ये था रूल नंबर 37A, ये था सर उसका डायरेक्ट पोर्शन, ये मैंने एनालिटिकल व्यू में ये GSTR 1, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, GSTR 2B,
क्लियर। और सर उसने जीएसटी 3B के अंदर क्रेडिट रिवर्स नहीं किया तो क्या करने का, ये सब मैंने 30 सितंबर तक, अगर सप्लायर के लिए टाइम दिया 30 सितंबर तक कि 30 सितंबर तक उसको जीएसटी 3B फाइल करना पड़ेगा, रेसिपिएंट को टाइम दिया 30 नवंबर तक, अगर उसने 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो 30 नवंबर या उससे पहले पहले रेसिपिएंट को अपना क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। नहीं किया तो क्या लग जाएगा भाई साहब, इंटरेस्ट, हाँ है ना। इफ आईटीसी इज यूटिलाइज तो उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। सब्सिक्वेंटली ही कैन री अवेल द आईटीसी। और सेक्शन नंबर 16(4) का टाइम नोट अप्लाई नहीं लगता है, टाइम नोट अप्लाई नहीं होता है क्योंकि सर आपने जो क्रेडिट ली है वो फर्स्ट टाइम अवेलमेंट के लिए 16(4) का टाइम नोट लगता है, री अवेलमेंट के लिए टाइम नोट नहीं लगता 16(4) का बच्चों। क्लियर, डन, ये कहानी खत्म होती है। अब आई होप पिक्चर समझ में आई, रूल नंबर 37A का पर्पस समझ में आया बच्चों आपको। ओके डन। सर आइए अगला अमेंडमेंट जो रूल नंबर 37 में हुआ था, जो हमने आगे डायरेक्ट पार्ट में देखा था, ये वाला पॉइंट देखिए। 37A तो पूरा नया रूल था, हमने पढ़ लिया। ये 37A में ये कुछ वर्ड्स ऐड किए, वो जो ऐड किए वो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको सर। ये रहा रूल नंबर 37A और रूल नंबर 37। सर वैसे बात करें तो एज सच इस अमेंडमेंट का कोई मेजर इफेक्ट नहीं है। ये अमेंडमेंट एक तरह से समझ लीजिए, ये वर्डिंग एक्ट में लिखी थी, सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 के सेकंड प्रोविजन में लिखी हुई थी सर ये, पर रूल में लिखी हुई नहीं थी तो रूल में इंसर्ट कर दिया बात को, बस कोई चेंज नहीं हुआ। जो आपने पढ़ा हुआ है वही अभी भी एप्लीकेबल है, मैं पूरा पढ़ा दूंगा आपको वापस से। पर सर देखा जाए तो कोई अमेंडमेंट एज सच नहीं है। क्लियर, मैं तुम्हें बताता हूं बच्चों। सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 सेकंड प्रोवाइजो रेड विद रूल नंबर 37 क्या कहता है भाई, मैं पूरा रूल रिवाइज कर रहा हूं, पूरा प्रोविजन रिवाइज कर रहा हूं, आपको ऑलरेडी आता है। ये बोलता है कि सर इफ द रेसिपिएंट फेल्स टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, अगर रेसिपिएंट सप्लायर का पैसा खा जाता है भाई, जैसे बिल था 10 लाख प्लस जीएसटी 1,80,000 का, तो टोटल बिल था मान लो 11,80,000 का, 11,80,000 का टोटल बिल था बेटा। इफ द रेसिपिएंट फेल्स टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट को बोला था कि जितना पेमेंट तो उसका नहीं करेगा, जितना पेमेंट यू फेल्ड टू मेक पेमेंट विद इन 180 डेज, उतना प्रोपोर्शनेट आईटीसी तेरे को रिवर्स करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट, अगर आईटीसी यूज किया तो। हाँ है ना भाई, ये हमने पढ़ा हुआ है बेटा। क्लियर, तो वो 180 डेज के अंदर अंदर अगर रेसिपिएंट ने पे कर दिया सप्लायर को वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस टैक्स का अमाउंट तो कोई तकलीफ नहीं है। बट इफ द रेसिपिएंट फेल्स टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 डेज, तो 180 दिन जिस दिन एक्सपायर हो रहे हैं, 180 दिन जब एक्सपायर हो रहे हैं, जिस महीने में एक्सपायर हो रहे हैं, उस महीने की लायबिलिटी में उस अमाउंट को उतना प्रोपोर्शनेट अमाउंट, मतलब आपने मान लो 10 लाख प्लस 1,80,000 था बेटा, 1180 में से मान लो आपने 6 लाख पे कर दिया, तो 580 आपने पे नहीं किया, तो 580 डिवाइड बाय 118 इंटू 18, ये जो टैक्स का अमाउंट आएगा इतना आपको सर जिस महीने में 180 दिन एक्सपायर हो रहे हैं उस महीने की लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा, या उस महीने में आपको आईटीसी इतना रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर, समझे मेरी बात? ये तो हम पहले भी पढ़ चुके थे, अभी भी हमने पढ़ लिया। बस सर रूल नंबर 37 के अंदर ये वर्डिंग लिखी हुई नहीं थी, तो क्लेरिफिकेशन के लिए वर्ड लिख दिए इन्होंने। क्या कि इफ द रेसिपिएंट फेल्स टू मेक पेमेंट वेदर होली और पार्टली, या तो पूरा पेमेंट नहीं किया या पार्ट पेमेंट नहीं किया, पार्ट पेमेंट नहीं किया तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो आपने सप्लायर को पे नहीं किया उतना अमाउंट का जो प्रोपोर्शनल आईटीसी आएगा वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, या फिर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे केवल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा ये लिखा था। अब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करो या रिवर्सल करो, इंप्लीकेशन दोनों के एब्सोल्युटली सेम, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में सर, आपको ऑलरेडी आता है ये बात। तो सर रिवर्सल वर्ड लिखा नहीं था तो रिवर्सल वर्ड भी ऐड कर दिया सर। क्लियर, कोई फर्क नहीं है, तो मतलब आपने जो पढ़ा वही है, कोई मेजर कोई चेंज नहीं है सर। क्लियर, तो रूल नंबर 37 में ये वर्डिंग नहीं थी, वर्डिंग मिसिंग थी तो लिख दिए, एक्ट में वर्डिंग ऑलरेडी ये वाले थे। ओके, आई रिपीट कि अगर, और हाँ रिवर्सल का ऑप्शन नहीं था, रिवर्सल दे दिया सर। प्रैक्टिकली आईटीसी पढ़ा है तो उसको रिवर्स कर दो, नहीं है तो लायबिलिटी में ऐड करके पे कर दो सर, क्या फर्क पड़ता है। ओके, वापस बोल देता हूं मैं, इफ द रेसिपिएंट फेल्स टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, तो ऐसे केस में जितना अमाउंट सप्लायर को पे नहीं किया है रेसिपिएंट ने, उतना प्रोपोर्शनेट आईटीसी उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा या फिर रिवर्स करना पड़ेगा उस महीने के जीएसटी 3B के अंदर जिस महीने में 180 दिन एक्सपायर हो रहे हैं बच्चों। क्लियर, डन, मतलब कोई चेंज नहीं था। शायद जैसे ही मैंने प्रोविजन बोला आपको सारे वर्डिंग्स जो लो में आपने सर पढ़े हुए ऑलरेडी वो शायद याद आए होंगे बच्चों। ओके, आइए बच्चों। अच्छा एक बात और, ये अमेंडमेंट लेक्चर्स जिन स्टूडेंट्स ने अभी जो लेटेस्ट बैच मेरा रिकॉर्ड हुआ था मुंबई में, वो अगर बैच लिया है या उसका गूगल ड्राइव फॉर्म या पेन ड्राइव फॉर्म अगर आपने लिया है, मतलब जो अप्रैल और मई महीने में मेरा जो लेटेस्ट बैच था बॉम्बे में,
क्लियर, उसका जो रिकॉर्डिंग था वो अगर आपने लिया तो ये अमेंडमेंट लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, ये अमेंडमेंट्स ऑलरेडी हमने कवर किए हुए बच्चों। ओके, चलिए सर, सरकार आइए, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम, मतलब सर आईटीसी में केवल ये दो चेंज थे, कोई मेजर चेंज नहीं था सर। सेकंड, कंपोजिशन स्कीम में कोई चेंज नहीं है, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, सप्लाई की डेफिनेशन शेड्यूल 1 2 3 उनमें कोई अमेंडमेंट नहीं है बच्चों। क्लियर, आगे हम कहा पे, अच्छा कंपोजिशन स्कीम में कोई चेंज नहीं है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में एक वर्ड ऐड किया मस्त वाला। क्लियर, देखना ध्यान से, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या लिखा सर, एक प्रोविजन में एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है द प्रोविजंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन, मतलब आरसीएम वाला नोटिफिकेशन, दिस नोटिफिकेशन मतलब आरसीएम वाला नोटिफिकेशन, द प्रोविजंस ऑफ आरसीएम एक तरह से, इन सो फार एज दे अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट शेल ऑल्सो अप्लाई टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ये तो पहले भी लिखा हुआ था, अभी लिख दिया क्या, कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। देखिए, वर्ड्स कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स आर इंसर्टेड बाय नोटिफिकेशन नंबर 2 of 2023 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 March 2023। अच्छा, वैसे ये नोटिफिकेशन नंबर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 March, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है। आपको कभी भी क्वेश्चन जो आएगा वो 30 अप्रैल को जो अमेंडेड प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग आएगा बच्चों। ये किस दिन से अमेंड हुआ, किस नोटिफिकेशन से अमेंड हुआ, ये नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, डेट भी याद करने की जरूरत नहीं है सर। ओके सर, मैं वापस बोल देता था बच्चा मैं आपके लिए, अब हुआ क्या समझा देता मैं आपको बेटा। चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो भी प्रोविजंस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में दिए हुए हैं वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर पे भी अप्लाई होते हैं। ये तो पहले भी था सर, मतलब संसद और विधानसभा। अरे हाँ ना भाई सर, यहां पर भी ये इन पे भी ये प्रोविजंस अप्लाई होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के, बट नाउ इट इंक्लूड्स कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल ऑल्सो, मतलब जो भी प्रोविजंस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अप्लाई होते हैं वो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स पे भी अप्लाई होंगे। अब मैं इसका मीनिंग समझा देता बच्चा मैं आपको, जैसे आपने पढ़ा हुआ है सर क्या, ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। अब मैं प्रोविजन लिंक करके समझाने वाला हूं, ये तो मैंने बता दिया आपको, अब मैं समझा रहा हूं बच्चा। ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटीज, याद करो, एक तो पोस्ट वाली सर्विसेज, वेसल एयरक्राफ्ट वाली सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर वाली सर्विसेज, इन सर्विसेज में तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। इन तीन के अलावा कोई भी सर्विस अगर बिजनेस एंटिटी को दी है तो ऐसे केस में बिजनेस एंटिटी विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर। सेकंड, एक और पॉइंट था, गवर्नमेंट ने अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली सर्विसेज दी है, रेंटिंग ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ बिजनेस एंटिटी हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में गवर्नमेंट खुद टैक्स पे करेगा। पर अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज गवर्नमेंट ने दी है किसको, ऐसे किसी बिजनेस एंटिटी को हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और वो बिजनेस एंटिटी विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा। क्लियर, डन। अब ये प्रोविजंस जो है रिवर्स चार्ज के, ये कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल पे भी अप्लाई होंगे। ये प्रोविजन सर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर पे तो अप्लाई है ही है, कोर्ट और ट्रिब्यूनल पे भी अप्लाई होंगे। एग्जांपल देता मैं आपको बेटा, मान लो कोई कोर्ट है बेटा, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में सर हाई कोर्ट का जो एरिया है सर बहुत बड़ा एरिया है, वहां पे कोई टेलीकॉम कंपनी को कोई टावर लगाना, साहब टेलीफोन टावर लगाना है। अब सर कोर्ट की परमिशन चाहिए उसको, कोर्ट उसको एरिया रेंट पे देगा बच्चा, तो सर ऐसे केस में रेंट चार्ज करेगा कौन, कोर्ट। तो कोर्ट जो रेंट चार्ज कर रहा है उस बिजनेस एंटिटी से उस बिजनेस एंटिटी से जो रेंट चार्ज किया किसने, कोर्ट ने, अब वो बिजनेस एंटिटी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और वहां पे रेसिपेंट जो वो बिजनेस एंटिटी टेलीकॉम कंपनी, वो लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आरसीएम। समझे मेरी बात। तो सर जो प्रोविजंस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के, जो भी प्रोविजंस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अप्लाई होते हैं वो सारे ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट्स पे भी अप्लाई होंगे साहब। क्लियर। वो सारे प्रोविजंस विधानसभा और संसद पे तो अप्लाई होते ही होते हैं, संसद मतलब पार्लियामेंट, और स्टेट लेजिस्लेचर पे तो अप्लाई होते ही होते हैं, कोर्ट और ट्रिब्यूनल पे भी अप्लाई होंगे। और कोर्ट्स पर मतलब कोर्ट ने अगर कोई भी सर्विसेज दी है सरकार बिजनेस एंटिटी को,
तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आरसीएम। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताता, मैंने जैसे टेलीकॉम टावर का एग्जांपल दिया, ऐसे ही मान लो लॉयर्स के चेंबर से बेटा, कोर्ट के परिसर में, कोर्ट के एरिया के अंदर लॉयर के रूम बने होते हैं ना, चेंबर्स, वो लॉयर्स ने कोर्ट से रेंट पे लिए बेटा। अगेन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय कोर्ट टू अ बिजनेस एंटिटी। अब वहां टैक्स लगेगा, अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज में वो टैक्स पे करेगा, नहीं तो कोर्ट पे टैक्स पे करेगा। क्लियर? मतलब रिवर्स चार्ज के जो प्रोविजन गवर्नमेंट को अप्लाई होते हैं वो सारे कोर्ट पे भी अप्लाई होंगे। पर मैं एक आपको इंटरप्रिटेशन का इश्यू इसमें आएगा, बताता हूं मैं आपको। अच्छा, मैंने ये अमेंडमेंट तो आपको पढ़ा दिया है, विद एग्जांपल पढ़ा दिया है। अब मैं एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल इसमें जो इंप्लीकेशन आने वाले वक्त में वो बता देता बच्चा मैं। जैसे आपने और हमने शेड्यूल 3 पढ़ा हुआ है सर। शेड्यूल 3 में लिखा है क्या? फॉलोइंग सप्लाई शेल बी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फॉलोइंग सप्लाईज शेल बी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वहां लिखा हुआ है क्या? सर्विसेज सप्लाइड बाय कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स। अब सर वहां तो ये तो नहीं लिखा ना कि लीगल सर्विसेज या जो केसेस फाइल हो रहे हैं कोर्ट के अंदर वो वाली सर्विसेज ही वहां पे कवर है। वहां तो लिखा है ऑल द सर्विसेज। सर्विसेज का कोई स्कोप डिफाइन नहीं किया। सर्विसेज बाय कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब सारी सर्विसेज नेगेटिव लिस्ट में कवर है। तो सर जब नेगेटिव लिस्ट में कवर है मतलब शेड्यूल 3 में कवर है, मतलब जीएसटी लेवी नहीं हो रहा है, तो रिवर्स चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज की तो बात आएगी नहीं ना मेरे भाई। क्लियर? तो सर यहां पे इस वर्ड को ऐड करने का एज सच कोई मतलब रहेगा नहीं, क्योंकि जब टैक्स लगता ही नहीं है तो रिवर्स चार्ज फॉरवर्ड चार्ज क्या करेगा। पर फिर भी सर इसमें इंटरप्रिटेशन के इश्यू आएंगे। आप अभी टेम्पररी एग्जामिनेशन पर्पस के लिए ध्यान रखिएगा कि अगर सर्विसेज कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने दी है, अदर देन वो लीगल सर्विसेज, अदर देन वो केस जो फाइल की, उसके अलावा कोई और अदर सर्विसेज, जैसे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बिजनेस एंटिटी, जैसे टेलीकॉम टावर का हमने बात करा आपको, किसी रेस्टोरेंट को वो सर वहां पे चाय होता ना कैंटीन वगैरह बेटा, कैंटीन को उन्होंने एरिया रेंट पे दिया सब, तो ऐसे केस में अगर कैंटीन जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उस कैंटीन को टैक्स पे करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा। समझे? तो ये प्रोविजन आप एग्जामिनेशन पर्पस के लिए ध्यान रखिएगा। ओके मालिक? चलिए सरकार, ये था कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स को भी इंक्लूड कर दिया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के प्रोविजंस में। जो प्रोविजन गवर्नमेंट पे अप्लाई होते हैं वो प्रोविजंस कोर्ट और ट्रिब्यूनल पे भी अप्लाई होंगे, और जो कोर्ट सर्विस दे रहा है उसमें रिवर्स चार्ज में उस बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे करना पड़ेगा। एग्जांपल रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर माहौल? सरकार आइए, नेक्स्ट अमेंडमेंट नहीं है, प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर में एक जो प्रोविजन है उसमें कुछ डिस्प्यूट हो रहा था, उसमें कुछ क्लेरिफिकेशन रिक्वायर था, वो क्लेरिफिकेशन यदि है, कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है सर। बताता हूं क्या है सर। क्लेरिफिकेशन ऑन एंटाइटलमेंट ऑफ आईटीसी वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन टू सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 8 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। ओके, अब मैं तुम्हें समझाता हूं पहले सेक्शन नंबर 12 8 में क्या लिखा है, डिस्प्यूट क्या था, क्या प्रोविजन था और क्यों क्लेरिफिकेशन आया और उस क्लेरिफिकेशन का मतलब क्या है। ओके, 2 मिनट लगेंगे सर, कोई खास बात नहीं है। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये अमेंडमेंट नोट्स में जो आपको पेज नंबर दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल पेज नंबर 238 दिखा है सर आपको यहाँ पे, तो जरूरी नहीं आपकी बुक के अंदर भी, अगर आपके पास मेरी बुक भी है तो जरूरी नहीं आपको मेरी बुक के अंदर यही पेज मिल जाए सर। क्लियर? आप इसको क्योंकि नई बुक के पेज नंबर है बेटा, ये तो पेज नंबर ऊपर नीचे होती है हर बुक के अंदर। क्लियर? तो आप तो ध्यान रखिएगा, क्लेरिफिकेशन सेक्शन नंबर 12 8 के अकॉर्डिंग है सर। ओके सरकार, ऐसे ही सारे प्रोविजन जहां पेज नंबर आपको दिखे, जरूरी नहीं, आप बस वो ध्यान रखिएगा टॉपिक कौन सा चल रहा है, उस टॉपिक में आपके अमेंडमेंट इंसर्ट कर दीजिएगा। ओके मालिक, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 8 प्लेस ऑफ सप्लाई आईजीएसटी एक्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 8 वाज रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स। अच्छा, सेक्शन नंबर 12 कब लगता है? जब सप्लायर ऑफ सर्विस और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस दोनों ही इंडिया के बेटा, दोनों ही टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तो ही सेक्शन नंबर 12 लगता है। अब सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 8 बोलता है क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। मान लो मिस्टर एक्स ने कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट करी सर, कहां पर? यहां से सिंगापुर, पर किसके थ्रू? एबीसी ट्रांसपोर्टर्स जो मुंबई में लोकेटेड है। अच्छा, मिस्टर एक्स भी मुंबई में ही लोकेटेड है। क्लियर? मिस्टर एक्स भी कहा है मुंबई में, एबीसी ट्रांसपोर्टर या पिक्योर ट्रांसपोर्टर जो भी नाम लेना है वो भी कहा है साहब मुंबई में सर, पर गुड्स
का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अच्छा, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन का हो रहा है आउट ऑफ इंडिया। अच्छा, पहली बात तो सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 8 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 8 बोलता है क्या? सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सर्विसेज। उसमें इफ द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और रेसिपिएंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो सर क्या, जहां से गुड्स उठाया है, याद आया बेटा, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्लेस वेयर द गुड्स आर handed over to the transporter for their transportation. Place of supply shall be the place where the goods are handed over to the transporter for their transportation. ये प्रोविजन आपने हमने पढ़ा हुआ है सर, पर एक प्रोवाइजो ऐड किया हुआ है इसके अंदर और बोला हुआ है क्या? प्रोवाइडेड दैट, सुनो ध्यान से, if the destination of goods is outside India, if the destination of the goods is outside India, तो ऐसे केस में place of supply shall be the destination of the goods. रेसिपिएंट का लोकेशन क्या है, कंसर्न नहीं है, कहां से गुड्स उठाया है, कंसर्न नहीं है, जो गुड्स का डेस्टिनेशन है विच इज द फॉरेन डेस्टिनेशन शेल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर? ये प्रोविजन हमने रिपीट किया है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है साहब। अब सर ये जो हमने प्रोवाइजो पढ़ा ना सर, अभी ये जो हमने प्रोवाइजो पढ़ा कि सर अगर डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स इज आउटसाइड इंडिया, तो ऐसे केस में सर अगर ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स एंड रेसिपिएंट ऑफ सर्विस दोनों अगर इंडिया के हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स, दैट इज फॉरेन डेस्टिनेशन। अब इसको लेके कुछ इशू था रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर सबसे पहली बात इसमें इस क्लेरिफिकेशन ने पूछा कि इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, सेकंड इंट्रास्टेट होगा कि इंटरस्टेट होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा कि आईजीएसटी लगेगा, और रेसिपिएंट को क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सर ये क्वेरी है सर, मैं तुम्हें समझाता हूं बच्चा, मैं हूं मिस्टर एक्स। क्लियर? इसमें भी तो एग्जांपल दे रखा सर, X is a person who is registered under GST in the state of West Bengal. Clear? Who intends to export the goods to a person Y, who is located in Singapore, and X avails the services of transportation of the goods by air. भाई वेस्ट बंगाल से सिंगापुर गुड्स भेजना है तो उसने सर्विसेज ली from an air cargo operator Z, who is also registered under GST in the state of West Bengal only. बेटा मिस्टर एक्स भी वेस्ट बंगाल में है, सर्विस सप्लायर जो ट्रांसपोर्टेशन गुड्स की सर्विस दे रहा है, एयर कार्गो ऑपरेटर, वो कहां का है? वही वेस्ट बंगाल का है सर, जेड। और जिसको हम गुड्स भेज रहे हैं वो है सिंगापुर में मिस्टर वाई। क्लियर? अब सर फ्रेट पे करने वाला मैं आदमी बेटा, मैं मतलब मिस्टर एक्स। अब ट्रांसपोर्टर भी इंडिया का, वेस्ट बंगाल का, रेसिपिएंट जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सर्विस ले रहा है वो भी वेस्ट बंगाल का, पर गुड्स जा रही है आउट ऑफ इंडिया, तो ऐसे केस में हमने बात करी हुई है फॉरेन डेस्टिनेशन, दैट इज सिंगापुर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस। क्लियर? इन दिस केस सिंगापुर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जांपल है सर। क्लियर? अब पूछा है क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? सिंगापुर होगा। क्लियर? अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन द केस गिवन इन सीरियल नंबर 1, whether the supply of service will be treated as interstate supply or intrastate supply। सर आपने और हमने पढ़ा हुआ है सर, सुनना, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट को डिफाइन करता है सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 8 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। सेक्शन नंबर 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, सेक्शन नंबर 5 सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 5। सर क्लोज नंबर ए क्या बोलता है बच्चों, जहां पे सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड इन इंडिया, सुनना बच्चों, और प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, तो सप्लायर कहां का भाई? वेस्ट बंगाल का ट्रांसपोर्टर, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया? डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स, दैट इज सिंगापुर, तो सिंगापुर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब सिंगापुर आउट ऑफ इंडिया इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। रेसिपिएंट जो है, जो मिस्टर एक्स है, वो कहां का है? सर वेस्ट बंगाल का है, उसे कोई कंसर्न नहीं है। सप्लायर कहां का है? सप्लायर मतलब ट्रांसपोर्टर कहां का है? वो भी वेस्ट बंगाल का है। अब सप्लायर वेस्ट बंगाल का, प्लेस ऑफ सप्लाई सिंगापुर है, तो ऐसे केस में इट इज कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई एज पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 5। सर इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा। अब सप्लायर कहां का है? सप्लायर मतलब ट्रांसपोर्टर कहां का है बेटा? वेस्ट बंगाल का। प्लेस ऑफ सप्लाई सिंगापुर। सर जहां पे भी सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, तो ऐसे केस में उसको इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। सामने सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 5 में पढ़ा हुआ है साहब आईजीएसटी एक्ट के बेटा। क्लियर? तो इट इज इंटर स्टेट सप्लाई। फर्स्ट पॉइंट तो ये क्लियर, इट इज इंटर स्टेट सप्लाई, और ऐसे केस में आईजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? आईजीएसटी। अब थर्ड क्वेश्चन आया सर्कुलर के अंदर कि क्या रेसिपिएंट को क्रेडिट मिल पाएगा? Whether the recipient of service, that is मिस्टर एक्स जो वेस्ट बंगाल का है, उसको आईटीसी मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? अच्छा मैं तुम्हें समझाता हूं बच्चों, जो पॉइंट नंबर 3 में क्लेरिफाई किया।
सर मिस्टर एक्स इज द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, जो एक एक्सपोर्टर है जिसने गुड्स एक्सपोर्ट करी या उसने गुड्स भेजा है कहां से कहां, वेस्ट बंगाल से सिंगापुर। ट्रांसपोर्टर था कौन, वेस्ट बंगाल का ही। अब उसने जो बिल लिखा उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई था सिंगापुर, बिल पे लगाया आईजीएसटी क्योंकि ये इंटरसेट सप्लाई था। तो क्वेश्चन आया क्या, जो रेसिपिएंट वेस्ट बंगाल में है मिस्टर एक्स, क्या उसको आईटीसी मिलेगा क्या? तो सर यहां पे आंसर बोला क्या, आप मुझे बताओ, आपने पूरा सेक्शन में 16 17 पढ़ा हुआ है, कहीं पढ़ा आपने कि बिल पे अगर आईजीएसटी लिख के आएगा तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई फॉरेन डेस्टिनेशन तो आईटीसी नहीं मिलेगा, कहीं पढ़ा आपने? सेक्शन में 16 एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी के लिए, सेक्शन में 17 में ब्लॉक क्रेडिट के लिए लिखा हुआ है, वाकई हमने नहीं पढ़ा ऐसा कि क्रेडिट नहीं मिलता। आईजीएसटी क्रेडिट तो हमेशा मिलता है, सब कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए ये पॉइंट नंबर 3 में यहां क्लेरिफाई किया और बोल दिया कि चिंता ना करें, अगर ये एलिजिबल आईटीसी है, उसके आउटवर्ड सप्लाई जो था वो टैक्सेबल था, उसके बिजनेस के लिए उसने सर्विसेज ली थी, कोई तकलीफ नहीं है, क्रेडिट मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड सर रेसिपिएंट विल बी एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट, मतलब मिस्टर एक्स will be eligible to take the credit of IGST in respect of the services availed by him, जहां पे गुड्स आउट ऑफ इंडिया जा रही है सर, कोई तकलीफ ही नहीं सर। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 वैसे एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट नहीं है, पर यहां पूछा है क्या, जब आप रिटर्न फाइल करते हो ना सर, तो जब ट्रांसपोर्टर रिटर्न फाइल करेगा तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लिखेगा, तो लिखा है क्या, द सप्लायर ऑफ सर्विस दैट इज ट्रांसपोर्टर shall report place of supply of such service by selecting state code as 96 that is foreign country। उसमें स्टेट कोड सेलेक्ट करना पड़ता है भाई रिटर्न फाइल करते वक्त, तो उसमें लिखेगा क्या, स्टेट कोड 96 दैट इज फॉरेन डेस्टिनेशन। एंड सर ये स्टेट ऑफ लिस्ट की ड्रॉप डाउन जो लिस्ट आता है ना बेटा, उसमें अवेलेबल हो जाता है जब आपका जीएसटी 1 फाइल करोगे, क्लियर, उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ड्रॉप डाउन में सर स्टेट नंबर और पॉइंट नंबर 96 में फॉरेन कंट्री लिखा हुआ, उसको अब सेलेक्ट करेगा ट्रांसपोर्टर। सर इंटरसेट सप्लाई होगा, वहां पर प्लेस सप्लाई सिंगापुर आ रहा है इस एग्जांपल में, आईजीएसटी लगेगा और रेसिपिएंट को उसका क्रेडिट मिलेगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, क्लियर, डन। तो वापस से सर्कुलर पूरा जो है वो रिपीट करता हूं एक लाइन के अंदर, सर कुछ नहीं है सर। सेक्शन में 12 सबसेक्शन 8 बोलता है क्या, जहां पे सप्लायर ऑफ सर्विस और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस दोनों इंडिया के होते हैं, वहां पर अगर गुड्स का डेस्टिनेशन आउट ऑफ इंडिया है तो डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, रेसिपिएंट कहीं रजिस्टर्ड हो ना हो उससे कंसर्न नहीं है। तो अगर गुड्स आउट ऑफ इंडिया गया है तो सर आउट ऑफ इंडिया इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, ऐसे केस में सप्लायर इंडिया का ट्रांसपोर्टर और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो वो इंटरस्टेट सप्लाई हो गया, आईजीएसटी बिल पे लगेगा और ऐसे केस में रेसिपिएंट को क्रेडिट मिलेगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, क्लियर माहौल। सर आइए ये चैप्टर नंबर 8 में बस एक सर्कुलर था, खत्म होता है। अब आइए मेगा एग्जाम्शन लिस्ट, सर चैप्टर नंबर 9, इसमें जो भी अमेंडमेंट थे देख लेते हैं सर। शायद आपने अब तक जो पढ़ा बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुई होगी, आपको लगा होगा सर माहौल के साथ चल रहा है, चलने दो सर। चलिए सर माहौल आगे कंटिन्यू करते हैं। सर मेगा एग्जाम्शन लिस्ट एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज में एक क्लेरिफिकेशन ऐड किया है, कोई मेजर क्लेरिफिकेशन नहीं है, सिंपल सा है, आपको पता है ऑलरेडी। सर एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको पता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने कोई फीस चार्ज करी है फ्रॉम देयर स्टूडेंट्स, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट, तो ऐसे केस में वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन फी पे जीएसटी नहीं लगता। तो सर हमने एक सर्कुलर पहले पढ़ा हुआ है सर, क्या, जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ वेरियस सर्विसेज बाय सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड, जैसे नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, ये भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराता है या अदर सर्विस देता है, उसको भी फॉर द लिमिटेड पर्पसेस ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना हुआ है सर, क्लियर, ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब एक और सर्कुलर क्या ऐड हुआ है, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटीज और ऐसी 5-10 यूनिवर्सिटीज के लिए, कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए 5-10 नहीं, कुछ ज्यादा हो गए अभी तो, उनके लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, सीयूटी नाम सुना होगा आपने, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है साहब कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो फीस ले रहे हैं उस पर जीएसटी है कि नहीं है, तो वहां पर ये सर्कुलर ने क्लेरिफाई करके बोला है, क्लेरिफिकेशन इशू करके बोला है कि चिंता ना करे, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। और सर एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर्पज के लिए इन जो बोर्ड्स है, ये जो इस तरह की बॉडीज गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, सर इन्होंने जो फीस चार्ज किया है उस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे, क्योंकि उस पर्पज के लिए उसको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना गया है। पढ़ लो सर। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स it is clarified that any authority or board or body set up by the central government or state government including national testing agency for conduct of entrance examination for admission to educational institutions, जैसे CUT कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है सर कॉलेजेस के लिए बेटा, तो सर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम्पल के लिए सर फॉर कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उस एग्जाम के बेस पे जो रिजल्ट आएगा उसके बेस पर कट ऑफ जाएगा और कट ऑफ के बेस पे एडमिशन होंगे कॉलेजेस में।
those national testing agency etc shall be treated as educational institution for the limited purposes of providing services by way of conduct of एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखो एक्चुअली कॉलेज वो एग्जाम नहीं करा रहे, अगर कॉलेजेस वो एग्जाम करा रहे होते तो कॉलेजेस आर एनीवेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और उसके लिए तो अलग से एंट्री वैसे भी दे रखी है, पर इस सर्कुलर के थ्रू बोला क्या, अगर गवर्नमेंट ने कोई बॉडी बनाई है, कोई अथॉरिटी बनाई, कोई बोर्ड बनाया है, किसके लिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराने के लिए, सो दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उस एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे जो रिजल्ट आएगा उसके बेस पे एडमिशन ले पाए बच्चों के लिए। क्लियर। तो सर आजकल क्या होता है, 12th का जो रिजल्ट होता है आपका उसको बेस नहीं मानते, कई सारी यूनिवर्सिटीज ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आता है उसको बेस मानते हुए एडमिशन देती है आपको। क्लियर। तो सर ऐसे केस में वो जो बॉडी गवर्नमेंट ने सेटअप करी है या अथॉरिटी या बोर्ड जो गवर्नमेंट ने सेटअप किया है इंक्लूडिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसने एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया है, क्लियर, तो उसके लिए जो फीस लिया है तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर्पज के लिए उस बॉडी को भी क्या मान लिया जाएगा साहब, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मान लिया जाएगा सर फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसको ओनली फॉर द लिमिटेड पर्पजेस ऑफ कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना है, किसी और पर्पज के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है। अदर सर्विसेज अगर है तो टैक्स लगाइएगा सर, पर हाँ एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराने के लिए उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मान लिया। अब समझना बात को ध्यान से, अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बच्चों से फीस ले रही है, उस पर जीएसटी नहीं है। अब सेकंड थिंग, ये तो हो ही गया सर, सेकंड थिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराने के लिए एग्जामिनेशन हॉल जैसे आईसीआई लेती है ना सर, अलग अलग सिटीज में अलग अलग कॉलेजेस स्कूल्स वगैरह से कांटेक्ट करके सर एग्जामिनेशन हॉल वगैरह जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या अदर इस तरह के जो कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए या जो भी प्रीमाइसेस हो गए जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं आईसीआई के लिए, तो इन्होंने आईसीआई को सर्विस दी है। वैसे ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराने के लिए अगर इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने, इस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने या इस तरह की बॉडी ने कोई सर एंट्रेंस एग्जाम कराने के लिए कोई सर्विसेज ली, जैसे एग्जामिनेशन हॉल है ना जहां पे एग्जाम कंडक्ट होंगे, उन कॉलेजेस से उन्होंने सर्विसेज ली, पेपर प्रिंटिंग की सर्विसेज ली है ना, ऑल दीज विल बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू, याद करो, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पसेस ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन आर ऑल्सो एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। तो सर इस तरह की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो सर्विसेज दी है बच्चों को, उनसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो फीस लिया वो तो एग्जाम ही है। ये तो हो गया सर्विसेज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सर्विसेज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाली भी तो एग्जाम होगी यार। और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए इसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना, तो कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए इन्होंने जो इनवर्ट सप्लाई लिया होगा वो सब भी एग्जाम रहेगा। क्लियर। जैसे क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग कराना, जैसे कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन हॉल रहा है ना सर, कॉलेजेस वगैरह से इन्होंने बात करी होगी सर अब हमारा एग्जाम वहां कंडक्ट होंगे, आप हमको सर्विसेज दीजिए, तो सर ऐसे केस में जो भी फीस उन कॉलेजेस स्कूल्स वगैरह ने चार्ज किया होगा एग्जामिनेशन हॉल वगैरह के लिए, एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, वो सब एग्जाम है बेटा जीएसटी से। क्लियर। माहौल, तो सर एक तो बच्चों से जो फीस ली वो भी एग्जाम है, और सर्विसेज अवेल्ड बाय दीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अवेल्ड बाय दीज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन बॉडीज ने सर्विसेज ली है फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, वो सब भी एग्जाम होगी बेटा। क्लियर। माहौल सरकार। आइए अगला अमेंडमेंट सर, मस्त अमेंडमेंट है सर, छोटा सा अमेंडमेंट है सर। हमने पढ़ा था टोल चार्ज, टोल चार्ज पे जीएसटी एग्जाम है बेटा, पढ़ा था सर, पर यही टोल चार्ज इन दी फॉर्म ऑफ एन्युटी अगर ये कॉन्ट्रैक्टर ले रहे तो उस पर भी जीएसटी पहले एग्जाम था, अब उसको टैक्सेबल कर दिया। एक बार पढ़ना इस पॉइंट को, फिर मैं बताता हूं क्या हुआ सर। एग्जामिशन विड्रॉ हो गया सर। सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू अ रोड और अ ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन्युटी, सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू अ रोड और अ ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन्युटी पहले एग्जाम था, अब टैक्सेबल हो गया है। अच्छा ध्यान देना बेटा, इससे ऊपर एक एग्जामिशन और था, अभी भी है। सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्ज, टोल चार्ज में जीएसटी पहले भी एग्जाम था, अभी भी एग्जाम है, पर बाय वे ऑफ एन्युटी का पेमेंट जो इनको आ रहा है वो अब टैक्सेबल कर दिया। मतलब क्या है इसका मीनिंग, क्या थोड़ा समझाता था बच्चा मैं। सर आज मान लो रोड कॉन्ट्रैक्टर में हूं बेटा, टोल एजेंसी देखी होगी बेटा आपने, सर ये लोग क्या करते हैं, रोड बनाते हैं, रोड का मेंटेनेंस करते हैं। अब रोड बनाने के लिए, रोड मेंटेन करने के लिए इनको पैसा कैसा आएगा, इन दी फॉर्म ऑफ टोल आएगा। जो भी इन रोड को यूज कर रहा है उनसे टोल चार्ज लेंगे, उस टोल चार्ज पे जीएसटी एग्जाम बेटा। पर जैसे नेशनल हाईवेज अथॉरिटी बेटा, एनएचएआई एग्जांपल के लिए, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यशवंत मंगल को कोई रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया या रोड को मेंटेन करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, और उसके लिए
सर मैं टोल कलेक्ट कर रहा हूं गवर्नमेंट से इन द फॉर्म ऑफ एन्युटी, डेफर्ड पेमेंट या लमसम पेमेंट ले रहा हूं गवर्नमेंट से बेटा, या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ले रहा हूं मैं पैसा, उस पर अब जीएसटी लग जाएगा सर। क्लियर? क्योंकि इंडिविजुअल टोल जो हम कलेक्ट कर रहे हैं पर गाड़ी, पर कार वालों से या ट्रक वालों से, उस पर जीएसटी एग्जाम था, अभी भी है। पर सर इन दी फॉर्म ऑफ एन्युटी जो मेरे को मिल रहा है गवर्नमेंट से टू रिसीव दिस कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट द रोड और टू मेंटेन द रोड, तो सर ऐसे केस में जो बाय वे ऑफ एन्युटी एक लमसम अमाउंट या डेफर्ड पेमेंट मेरे को मिल रहा है गवर्नमेंट से, मतलब एनएचएआई से, तो सर ऐसे केस में दैट अमाउंट विल बी नाउ चार्जेबल टू जीएसटी। तो सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन्युटी इज नाउ टैक्सेबल। पर इंडिविजुअल जो टोल चार्ज ले रहे हैं वो अभी भी एग्जाम थे, पहले भी एग्जाम था बेटा। ओके माहौल सरकार, आइए अगला देखो, अब था तो अमेंडमेंट ये एक लाइन का पूरा पेज स्कैन करके दिया है, इसलिए आप चिंता ना करें नंबर ऑफ पेज देख के बेटा। सर नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ इम्यूनल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज। अच्छा इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, ये जस्ट क्लेरिफिकेशन के लिए है बच्चों, क्योंकि हमने पिछली बार एक अमेंडमेंट पढ़ा था सर मस्त वाला कि घर किराए पे लिया रहने के लिए, ओ मालिक घर किराए पे लिया रहने के लिए तो जीएसटी एग्जाम था, अभी भी है। पर सर अगर आपने घर किराए पे दिया किसको, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, सर क्या लिखा मालिक, एक्सेप्ट वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब अगर आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को घर किराए पे दिया तो दैट रेंटिंग विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। ये अमेंडमेंट पहले हो चुका था सर, हम ऑलरेडी पढ़ चुके सर इसको। मतलब अगर आपने घर किराए पे दिया है रहने के लिए, पहली बात तो घर किराया किसको देते हो सर आप, गरीब आदमी सर, गरीब आदमी को सर, मेरे जैसे जिसके पास खुद का घर नहीं है उसका आपने घर किराए पे दिया मालिक, रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड, तो सर घर किराए पे दिया रहने के लिए तो उस रेंट पे जीएसटी नहीं लगेगा साहब। पर अगर रजिस्टर्ड पर्सन को घर आपने किराए पे दिया है तो जीएसटी लग जाएगा। और हमने पढ़ा हुआ है क्या, या जीएसटी लगता है वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, और रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स पे करना पड़ेगा, वो भी रिवर्स चार्ज में सर। ये हमने पढ़ा हुआ है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है सर। अच्छा अब तकलीफ क्या थी तुम्हें समझाता हूं। अच्छा वैसे भी जब मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया तब ऑलरेडी इस तरह से पढ़ाया हुआ था कि इस एक्सप्लेनेशन का आपको लोड ही नहीं आएगा, क्योंकि हमने जब पढ़ा था वही एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है साहब। एक्सप्लेनेशन आर मेयर क्लेरिफिकेशन, दिस इज जस्ट क्लेरिफिकेटरी इन नेचर, कोई नया अमेंडमेंट नहीं किया इसकी वजह से। मैं तुम्हें समझा देता हूं पहले तो प्रोविजन क्या है, प्रोविजन समझ में आएगा तो ये क्लेरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन वैसे ही समझ में आ जाएगा, और हमने वैसे भी इसको पढ़ा हुआ है, कोई अमेंडमेंट नहीं है सर। सर मान लो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं सर, यशवंत मंगल इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ओके मालिक, अब मैं अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, अब सोचिए मैंने अगर अपने डायरेक्टर के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए, सर मैंने अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपने डायरेक्टर्स के लिए, ओके चल रहा रिकॉर्डिंग, हाँ ठीक है सर, मैंने अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपने डायरेक्टर्स के लिए, अपने सर और किसी ऑफिसर्स के लिए कोई घर किराए पे लिया है और मैं बिजनेस का खर्चा क्लेम कर रहा हूं, तो सर उस घर के किराए पर टैक्स लगेगा, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मैं जो जीएसटी रजिस्टर्ड है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है यशवंत मंगल, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा। पर भाई साहब मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, अब पर मेरे पास खुद का घर नहीं है, अब मैंने घर किराए पे लिया अपने पर्सनल कैपेसिटी में, जिसको मैंने बिजनेस का खर्चा क्लेम नहीं किया है। आई हैव नॉट यूज्ड दैट हाउस फॉर माई बिजनेस पर्पज, आई एम यूजिंग दैट हाउस फॉर माई पर्सनल पर्पज इन माई पर्सनल कैपेसिटी यार। तो क्या रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ जाएगा? मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा दिया तो क्या कोई गुनाह किया है क्या भाई? नहीं ना, यह बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, और वही गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया थ्रू दिस एक्सप्लेनेशन, और बोल दिया क्या, नहीं नहीं चिंता मत कर मंगल, तू जीएसटी में रजिस्टर्ड है और तूने घर अगर किराए पे लिया है अपने खुद के रहने के लिए, सर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में घर किराए पे लिया है सर, जिसको आप बिजनेस का खर्चा क्लेम नहीं कर रहे हो, तो उस पर कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, वहां कोई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। अरे भाई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा दिया, इसका मतलब थोड़ा अमीर आदमी बन गया यार, उसने खुद के लिए घर किराए पे लिया है पर्सनल कैपेसिटी में, तो सर उसके रेंट पे जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। क्लियर? पढ़ लो सर आप चाहे तो। Explanation. For the purposes of exemption under this entry shall cover services by way of renting of residential dwelling to a registered person. अच्छा, this entry shall cover मतलब exemption मिलेगा, भले आपने घर किराए पे दिया किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, exemption मिलेगा where
द रजिस्टर्ड पर्सन इज द प्रॉपर्टर ऑफ द प्रॉपर्टीशिप कंसर्न एंड रेंट्स द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इन हिज पर्सनल कैपेसिटी फॉर यूज एज हिज ओन रेजिडेंस। अपने एम्प्लॉय के लिए नहीं, अपने डायरेक्टर के लिए नहीं, खुद के लिए भाई, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उसने घर किराए पे लिया है तो यस एग्जेम्पशन मिलेगा। एंड सच रेंटिंग इज ऑन हिज ओन अकाउंट एंड इज नॉट दैट ऑफ द प्रॉपर्टीशिप कंसर्न। मतलब वो खुद के खर्चे से, अपनी ड्राइंग से पैसा दे रहा है रेंट का, वो प्रॉपर्टीशिप कंसर्न से खर्चा क्लेम नहीं कर रहा है वो। क्लियर? तो ऐसे किस्म को तकलीफ वाली बात नहीं है, वो उसने पर्सनल कैपेसिटी में घर किराए पे लिया, इट विल बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, भले वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है यार। क्लियर? समझे मेरी बात? देखो सिंपल सी बात ये है, आप तो सिंपल से बताओ ना यार, मैं प्रॉपर्टीशिप कंसर्न हूं, आई एम अ प्रॉपर्टीशिप कंसर्न, या मैं एक ऐसा बिजनेस एंटिटी हूं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर वो खर्चा दिखेगा घर किराए पे लेने का तो ही तो टैक्स लगेगा, तो ही तो रिवर्स चार्ज लगेगा। मैंने कोई घर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लिया, रेंट दिया, बात खत्म। अपने पर्सनल कैपेसिटी में मैंने अपने बिजनेस के अकाउंट से पैसा दिया ही नहीं सर, बिजनेस में खर्चा क्लेम किया ही नहीं, तो टैक्स लगेगा भी नहीं, रिवर्स चार्ज की बात आती भी नहीं सर। क्लियर? आप खुद बताओ ना, आप एक ऑडिटर हो सर, आप गवर्नमेंट ऑफिसर हो, आप मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट करने आए, चेक करने आए, आपको पता ही कैसे पड़ेगा मैंने घर किराए पे लिया रहने के लिए सर, जब मेरी बिजनेस में खर्चा ही क्लेम नहीं किया हुआ, बिजनेस में रिकॉर्ड में नहीं सर वो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्टिल जीएसटी विल बी एग्जेम्प्ट। क्लियर? अच्छा, इसी को बहुत सिंप्लीफाई वे में और भी समझाने के लिए मैंने बहुत सारा एनालिटिकल व्यू तो दे रखे है सर आपको, प्लस एक टेबुलर प्रेजेंटेशन भी दिया है बेटा, जो आपको पहले इस अमेंडमेंट नोट्स में मैंने इसमें इंसर्ट नहीं किए थे, पर मैंने बाद में अमेंडमेंट नोट्स में इंसर्ट कर दिया। तो अगर आपने अमेंडमेंट नोट्स पहले डाउनलोड कर देते थे तो आप वापस री डाउनलोड कर लीजिएगा बेटा। मैं आपको एक बार मैंने इस अमेंडमेंट नोट्स के लास्ट में अभी इंसर्ट किया है इसको, मेरे इस नोटपैड में, आपके तो रेस्पेक्टिव पेज के बाद मिल जाएगा सर। ठीक है सर, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, इससे आपको बहुत ही अच्छे से कभी दिक्कत आएगी नहीं और आराम से सर ये प्रोविजन समझ में आ जाएगा, वापस से रिवाइज हो जाएगा। इफ द रेसिडेंट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, घर किराए पे लिया है, एंड इफ द रेसिडेंट इज अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन, पहले ये बात कर लेते सर हम, इफ द रेसिडेंट इज अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, तो ऐसे केस में अगर उसने कमर्शियल यूज के लिए घर किराए पे लिया, तो पता है आपको घर किराए पे लिया है रहने के लिए तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है, घर किराए पे लिया है कमर्शियल यूज के लिए तो टैक्सेबल होगा, और यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है, कोई रिवर्स चार्ज नहीं है सर। सेकंड थिंग, घर किराए पे लिया है रहने के लिए, अब किसने लिया है बेटा? अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, वो रजिस्टर्ड है ही नहीं, घर किराए पे लिया है रहने के लिए अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, तो वो एग्जेम्प्ट है बेटा, बात खत्म। अब भले ही उसने अपने डायरेक्टर के लिए लिया हो, एम्प्लॉय के लिए लिया हो, बिजनेस में खर्चा क्लेम कर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। पर यूज किया किस लिए? एज अ रेजिडेंस, यूज एज रेजिडेंस बाय द रेसिडेंट इटसेल्फ, वेदर और नॉट क्लेमिंग एज एन एक्सपेंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और फॉर इट्स एम्प्लॉइज, डायरेक्टर एटसेट्रा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जीएसटी क्या रहेगा? एग्जाम्प्ट रहेगा, क्योंकि वो जीएसटी में क्या है बेटा? अनरजिस्टर्ड बेटा। तो जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है ही नहीं, उसने घर किराए पे लिया है रहने के लिए, भले खुद के लिए, अपने एम्प्लॉय के लिए, किसके लिए भी, जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा। क्लियर? पर अगर रेसिडेंट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और उसने घर किराए पे लिया किसके लिए? कमर्शियल यूज के लिए सर, तो घर किराए पे लिया है किसने? रजिस्टर्ड पर्सन है ना बेटा, तो टैक्स लगेगा, और वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, क्योंकि रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन, भले वो यूज एज कमर्शियल प्लेस करे या एज अ रेजिडेंस करे, जीएसटी लगेगा, वो भी रिवर्स चार्ज लगेगा बेटा। क्लियर? और अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने घर किराए पे लिया भले अपने यूज एज रेजिडेंस बाय द रेसिपिएंट इटसेल्फ, इफ क्लेमिंग एज एन एक्सपेंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और फॉर इट्स डायरेक्टर, एम्प्लॉय एटसेट्रा, टैक्स लगेगा, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। पर अगर देखो ध्यान से, अगर उसने वो घर किराए पे लिया और अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में खर्चा क्लेम नहीं किया होता, तो उसने पर्सनल कैपेसिटी में घर किराए पे लिया होता, भले वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है पर उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में वो खर्चा दिख ही नहीं रहा, वो ट्रांजेक्शन दिख ही नहीं रहा, तो टैक्स की बात तो आएगी नहीं, कोई रिवर्स चार्ज, कोई फॉरवर्ड चार्ज की बात नहीं आएगी। पर अगर उसने खर्चा क्लेम किया तो टैक्स लगेगा, वो भी रिवर्स चार्ज लगेगा बच्चों। क्लियर? अच्छा, कमर्शियल यूज में लिया है तो टैक्स लगेगा, वो भी रिवर्स चार्ज लगेगा बच्चों। क्लियर? डन। आई होप ये चार्ट आपको और भी क्लेरिफाई कर देगा टॉपिक को बच्चों, माहौल के साथ। आइए बच्चों, हम वापस है हमारे मेगा एग्जामिनेशन के उस पॉइंट पर चले जाते हैं सर, जहां से हम इस पॉइंट को पढ़ रहे थे। आइए मालिक सर, ये हमने पढ़ा था रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग वाला पॉइंट, और उससे रिलेटेड वो चार्ट आपके नोट्स में तो ये इस रेस्पेक्टिव पेज के बाद ही मिल जाएगा कंटिन्यूटी में बेटा, मेरे इस नोट्स में नहीं था, इसको मेरे को लगा कि इसको इंसर्ट कर देना चाहिए चार्ट को, सो दैट आपको और भी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा प्रोविजन। ओके, आइए सर मालिक, एक और सर्कुलर इंसर्ट हुआ है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा पॉइंट है सर, कोई खास बात नहीं है सर, पढ़िए एक बार, क्लेरिफिकेशन सर, कोई अमेंडमेंट नहीं है।
क्लेरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन अकोमोडेशन सर्विसेज सप्लाइड बाय एयरफोर्स मेस टू इट्स पर्सनल। सर क्या होता है एयरफोर्स और आप देखेंगे ना सर, ये जितने भी आर्मी वगैरह होती है सर, इनकी मेस बनी होती है जहां पर आर्मी पर्सनल अलग अलग सिटीज में अलग अलग एरियाज में होती है सर, जहाँ पे इनके पर्सनल मतलब इनके जो आर्मी मैन वगैरह तो होता है ना सर ये लोग मोस्ट रेस्पेक्टेड लोग, ये वहाँ जाके स्टे कर सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं सर। क्लियर? तो जो इनसे फीस लिया है, जो चार्जेस लिया है एयरफोर्स आर्मी मेस ने, उस फीस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा रिवर्सल लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, क्या लगेगा सर? तो सिंपल सा पॉइंट ये है सर, ये जो एयरफोर्स मेस होता है सर एयरफोर्स मेस एंड अदर सिमिलर मेसेज सच एज, एक बार एग्जांपल के लिए, सच एज आर्मी मेस, नेवी मेस, पैरामिलिट्री एंड पुलिस फोर्सेस मेस, यहां पे इनके पर्सनल, पुलिस पर्सनल, आर्मी पर्सनल वगैरह वहां जाके स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं। तो इनसे जो फीस लिया है, जो चार्जेस लिया है, उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो सर हमने पढ़ा हुआ है क्या, ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी एक्सेप्ट 4 सर्विसेज। फर्स्ट थी क्या, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। सेकंड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर वाले सर्विसेज। थर्ड सर, सर्विसेज इन रिलेशन टू वेसल या एयरक्राफ्ट। और फोर्थ, एनी अदर सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी। अच्छा, पोस्ट वाली सर्विस नहीं है, वेसल एयरक्राफ्ट वाली सर्विस नहीं है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर वाली सर्विस नहीं है। क्लियर? ये तीनों सर्विस किसी को भी तो टैक्स लगता है बच्चों, ये 3 सर्विस तो ये नहीं, और इनके अलावा कोई भी सर्विस दी किसको, बिजनेस एंटिटी को, तो टैक्स लगता है। अब इंडिविजुअल, आर्मी पर्सनल, पुलिस पर्सनल, वो तो इंडिविजुअल पर्सन है बच्चों। क्लियर? अब गवर्नमेंट ने सर्विसेज दी, क्योंकि सर ये आर्मी मेस, एयरफोर्स मेस, सर पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्सेस मेस जो होती है, दिस आर रन बाय गवर्नमेंट, तो ये कहलाएगा क्या, सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। और सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू अदर देन बिजनेस एंटिटी वैसे भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। और ये कोई पोस्ट वाली सर्विस, वेसल एयरक्राफ्ट वाली सर्विस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर वाली सर्विस तो है नहीं सर। इसलिए ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दी, सर देखिए ध्यान से, इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट अकोमोडेशन सर्विसेज provided by the Air Force mess and other similar messes such as Army mess, Navy mess, paramilitary and police forces mess to their personnel or any other person other than a business entity are covered by serial number 6 and are exempt from GST। को GST नहीं लगेगा बच्चों, कोई खास बात नहीं, माहौल सरकार आइए। नेक्स्ट सर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपने देखा होगा सर, आपने सुना होगा, गवर्नमेंट डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करिए सर। अब रुपे डेबिट कार्ड्स एंड लो वॉल्यूम भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन, 2000 रुपए तक के जो ट्रांजेक्शन होते हैं बच्चों, सर इनके लिए अब तुम चलो पहले तुम्हें समझाता हूं बच्चों में। अगेन कोई अमेंडमेंट नहीं है, सर्कुलर है सर केवल एक। ओके बच्चों, सर सर्कुलर क्या कहता है बच्चों, तुम्हें पहले प्रोविजन रिपीट कराऊंगा मैं। ये प्रोविजन बोलता हूं मैं पहले, उसके बाद ये प्रोविजन पढ़ाऊंगा मैं, सर्कुलर पढ़ाऊंगा। सर हमने और आपने पढ़ा हुआ है क्या, फॉर एग्जांपल आप कभी भी किसी मॉल से शॉपिंग करते हो बेटा, कहीं से भी किसी भी शोरूम से आपने शॉपिंग किया है और कार्ड से पेमेंट किया है। मान लो शोरूम वाला मैं हूं साहब, आप कस्टमर हो, आप आए, आपने हमसे कुछ परचेज किया और आपने अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया साहब। तो मेरे पास मान लो जो पोस्ट मशीन होती है ना बेटा, वो मशीन है मेरे पास कौन से बैंक की, एचडीएफसी बैंक की। मान लो आपके पास कार्ड कौन सा है सर, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आईसीआईसीआई बैंक का। आपने जैसे ही स्वाइप किया, मेरा जो बैंक है, मेरा बैंक मतलब जिससे मेरा कोई बैंक नहीं होए सर, जिससे मैंने वो पोस्ट मशीन ले रखा है पेमेंट के लिए सर, उस बैंक को बोलते हैं एक्वायरिंग बैंक। एचडीएफसी बैंक एक्वायर कर रहा है पेमेंट किससे ले रहा है, आईसीआईसीआई बैंक से। तो आईसीआईसीआई बैंक से एचडीएफसी बैंक पेमेंट लेगा और वो एचडीएफसी बैंक मेरे अकाउंट में वो पेमेंट ट्रांसफर करेगा। ये सब काम करने के लिए जो एचडीएफसी बैंक है, इसको बोलते हैं एक्वायरिंग बैंक, ये अपना एक फीस चार्ज करता है, ये अपना एक फीस चार्ज करता है साहब। उस फीस पर सर जीएसटी लगता है सर, इसको बोलते हैं मर्चेंट बैंकिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं मालिक, मर्चेंट बैंकिंग चार्जेस, इस फीस पर जीएसटी लगता है। नाउ पॉइंट इज दैट, इस फीस पे जीएसटी अगर लगता है तो साहब
एग्जामिनेशन में क्या लिखा है? एग्जामिनेशन में हमने पढ़ा हुआ है क्या, अगर वो ट्रांजेक्शन जो अमाउंट स्वैप किया आपने, जो शॉपिंग किया है, उसका अमाउंट अप टू ₹2000 होता है, तो जो भी मर्चेंट बैंकिंग चार्जेस बैंक ने चार्ज किया होगा, एक्वायरिंग बैंक ने, उस ₹2000 के जो मर्चेंट बैंकिंग चार्ज था, मर्चेंट बैंकिंग चार्ज होता है सर कितना, 1%, 2% मैक्सिमम। मान लो ₹40 चार्जेस था, वो ₹40 पे जीएसटी नहीं लगेगा। ये एग्जामिनेशन में पहले पढ़ा हुआ है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, रुपए डेबिट कार्ड्स और लो वॉल्यूम भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन, जैसे गूगल पे, पेटीएम वगैरह, सर यूपीआई ट्रांजेक्शंस को प्रमोट करने के लिए, रुपए डेबिट कार्ड को प्रमोट करने के लिए सर गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसने बैंक्स को बोला हुआ है कि अगर ₹2000 तक का ट्रांजेक्शन है और जो पेमेंट कस्टमर ने किया है वो रुपए डेबिट कार्ड से किया है या यूपीआई पेमेंट किया है उसने, भीम यूपीआई पेमेंट, तो ऐसे केस में ₹2000 तक के ट्रांजेक्शन पे आप उस कस्टमर से कोई मर्चेंट बैंकिंग चार्ज नहीं लोगे। मतलब मेरा दुकान है साहब, मेरा शोरूम है, आप कस्टमर आए, मेरा बैंक है कौन सा, मैंने जिससे पोस्ट मशीन ले रखी वो कौन सा है, एचडीएफसी बैंक है। अब एचडीएफसी बैंक को बोल दिया क्या, मंगल से तू कोई चार्ज नहीं लेगा अगर उसके कस्टमर ने जो पेमेंट किया है वो भीम यूपीआई यूज करके किया है या रुपए डेबिट कार्ड से के थ्रू पेमेंट किया है और पेमेंट का अमाउंट अप टू ₹2000 तक का है, तो मेरे से वो बैंक, एचडीएफसी बैंक कोई चार्ज नहीं लेगा। तो एचडीएफसी बैंक ने बोला कि हम क्या समाज सेवा करने पैदा हुए क्या, हम क्यों चार्ज नहीं लेंगे साहब, प्रमोट तुमको करना है और फीस हम नहीं ले। तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला अरे चिंता मत कर बैंक, वो जो फीस है वो हम तेरे को देंगे इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, इंसेंटिव्स टू प्रमोट द रुपए डेबिट कार्ड्स एंड भीम यूपीआई ट्रांजेक्शंस। क्योंकि सर अगर कस्टमर को कोई चार्ज नहीं लगेगा, आज मान लो मंगल जो शॉप वाला है, दुकान वाला है, उसको कोई चार्ज नहीं लगेगा, तो उसकी कॉस्टिंग कम होगी, कॉस्टिंग कम होगी तो अल्टीमेटली वो कस्टमर को बोलेगा ठीक है पेमेंट कर दे साहब, इस तरह से भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन से कर दे, सर रुपए डेबिट कार्ड से पेमेंट करो, हमें कोई ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लग रहा, आप तो पे करो, कोई तकलीफ नहीं साहब। तो ऐसे केस में अगर उसकी कॉस्टिंग कम होगी तो इसका ट्रांजेक्शन प्रमोट होगा, और प्रमोट होगा तो सर गवर्नमेंट को फायदा होगा डिजिटल करेंसी को प्रमोट करने के लिए, डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए साहब। तो सर एचडीएफसी बैंक को बोला कि ₹2000 तक का ट्रांजेक्शन अगर है भीम यूपीआई से या रुपए डेबिट कार्ड से, तो आप मंगल से कोई चार्ज मत लेना साहब, तो सर जो आपका सर्विस फी बनता है वो हम आपको देंगे इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव। एचडीएफसी बैंक ने बोला ठीक है साहब, हमें क्या तकलीफ है सर। अब क्वेश्चन ये आया कि मान लो ₹30 वॉज द चार्जेस जो बैंक मंगल से नहीं ले रहा है, गवर्नमेंट दे रही है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है बैंक को। तो सर इस ₹30 पे, ₹30 क्या है, ₹2000 का ट्रांजेक्शन था, 1.5% मान लो कमीशन होता है बैंक का, मर्चेंट बैंकिंग चार्ज 1.5% हो गया कितना सर, 1.5% हो गया कितना, ₹30। अब ₹2000 के ट्रांजेक्शन पे ₹30 आर दी चार्जेस, मर्चेंट बैंकिंग चार्जेस, तो अब ₹30 के ट्रांजेक्शन पर सर ₹30 का ट्रांजेक्शन जो है उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि वो ₹30 कस्टमर से नहीं ले रहा है बैंक, वो ₹30 किससे ले रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ले रहा है। तो यहां इस सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया कि चिंता मत कर मंगल, गवर्नमेंट ने सिंस बैंक को प्रोहिबिट किया है, गवर्नमेंट ने उस बैंक को प्रोहिबिट किया कि तुम कस्टमर से पेमेंट नहीं लोगे, हम तुम्हें वो इंसेंटिव देंगे इन दी फॉर्म ऑफ सब्सिडी। अब सर यहां पे गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर देके बोला कि वो ₹30 जो गवर्नमेंट दे रहा है इन दी फॉर्म ऑफ इंसेंटिव, वो इंसेंटिव्स आर मियर सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट। और आपको और हमको पता है, सेक्शन 15 हमने पढ़ा है कि सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, और उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और सर यहां बोल दिया क्या, द इंसेंटिव इज इन द नेचर ऑफ सब्सिडी डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस ऑफ द सर्विस and the same does not form part of the value of taxable value of the transaction, because सर सेक्शन 15 में ये सब सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 में क्लियरली लिखा हुआ है क्या, सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसलिए जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया और बोला क्या, इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट इंसेंटिव्स पेड बाय माइटी, मतलब मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंसेंटिव पेड बाय माइटी टू एक्वायरिंग बैंक मतलब एचडीएफसी बैंक under the incentive scheme for promotion of rupee debit cards and low volume भीम UPI transactions are in the nature of subsidy and thus not taxable, और इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो सर वापस से कंक्लूसिवली बताता हूं, ₹2000 तक का जो ट्रांजेक्शन होता है, अगर कस्टमर ने पेमेंट किया है भीम यूपीआई के थ्रू या रुपए डेबिट कार्ड के थ्रू, तो ऐसे केस में उस ट्रांजेक्शन पर जो मर्चेंट बैंकिंग चार्ज होता है वो बैंक चार्ज नहीं कर सकता है उस दुकानदार से,
ऐसे केस में वो जो उसका मर्चेंट बैंकिंग चार्ज होता है वो गवर्नमेंट देगा इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव टू दी बैंक, और उसको उस इंसेंटिव को सब्सिडी मानते हैं, और सब्सिडी अगर है और सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है तो ऐसे केस में सर वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनता, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट माहौल के साथ। सर आइए अगला सर्कुलर, ये मेगा एग्जीबिशन में अगेन एक सर्कुलर है, कोई अमेंडमेंट नहीं सर, आप देख रहे होंगे अमेंडमेंट बहुत कम है सर, केवल क्लेरिफिकेशन सर। ओके अच्छा एक बात और, मेगा एग्जीबिशन लिस्ट का ये लास्ट पॉइंट है सर, क्लियर सर। आपने देखा होगा इंश्योरेंस कंपनीज नो क्लेम बोनस, हाँ जी हाँ, मैं तुम्हें पहले समझा रहा हूं। अच्छा क्लेरिफिकेशन समझने के लिए, सर्कुलर समझने के लिए पहले आपको ट्रांजेक्शन समझना पड़ता है सर, और आपको पता है हम पूरा ही इंडायरेक्ट टैक्स ट्रांजेक्शन बेस्ड पढ़ते हैं सर, पूरा हर एक चीज को हम ऑपरेशन करते हैं कि कैसे प्रैक्टिकली वो ट्रांजेक्शन होता है, उसके बाद हम टैक्सेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई होना चाहिए सर हमेशा, तो मजा आएगा सर हमेशा। ओके सर ध्यान देना बच्चों, क्लेरिफिकेशन ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ नो क्लेम बोनस ऑफर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनीज। मैं तुम्हें पहले समझाता हूं होता क्या सर ये। आज फॉर एग्जांपल आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस लिया, या और भी अच्छा एग्जांपल देता हूं, कार का इंश्योरेंस कराते हो आप, देखना मैक्सिमम केस में कार का, बाइक का, एक्टिवा का अगर आपने इंश्योरेंस कराया है सर लाइफ इंश्योरेंस में तो क्या होता है, आदमी गया काम खत्म सर, उसमें नो क्लेम बोनस नहीं होता है। अब सर यहां पर कार के इंश्योरेंस में आप देखिएगा, व्हीकल इंश्योरेंस अगर आपने कराया है तो मैक्सिमम केस में आप देखना, अगर आपने कार का इंश्योरेंस करा रखा है, प्रीमियम दे दिया सर, और पूरे साल में कार को कुछ भी नहीं हुआ, आपने कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया, तो नेक्स्ट ईयर जब आप इंश्योरेंस रिन्यू कराते हो, नेक्स्ट ईयर जब आप इंश्योरेंस रिन्यू कराते हो तो ऐसे केस में आपको एक डिस्काउंट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ नो क्लेम बोनस। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस था, प्रीमियम का अमाउंट बेटा 1 लाख रुपए का प्रीमियम का अमाउंट है, और आपने पिछले साल में कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया, मतलब आपने लास्ट ईयर इंश्योरेंस कराया था बेटा, और कोई कार को कुछ डैमेज हुआ ही नहीं, आपने कोई इंश्योरेंस क्लेम किया ही नहीं, तो करंट ईयर में, अब करंट ईयर में जब आप अपना कार का इंश्योरेंस रिन्यू कराएंगे, तब मान लो उसका प्रीमियम है 1 लाख रुपए, पर सिंस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपने, सॉरी प्रीवियस ईयर में आपने कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिया था, तो नो क्लेम बोनस का नाम का एक डिस्काउंट आपको मिलता है उस प्रीमियम के अंदर। तो 1 लाख का मान लो इंश्योरेंस प्रीमियम आपका रिन्यूअल प्रीमियम आ रहा है 1 लाख का, उसमें लेस हो जाएगा क्या, एनसीबी नो क्लेम बोनस डिस्काउंट, मान लो वो था 10,000 मान लो सर, तो नेट आपको पे करना है कितना, 90,000 ही पे करना है इज द इंश्योरेंस प्रीमियम। अब ऐसे केस में वो 10,000 रुपए जो आपको मिल रहा है, उसके लिए यहां पे क्लेरिफिकेशन में दो चीजें क्लेरिफाई करी। पहली बात तो ये, क्या 10,000 पे जीएसटी लगेगा, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा कि सर मैं हूं इंश्योर्ड पर्सन जिसने इंश्योरेंस कराया कार का अपनी, आप हो मान लो इंश्योरेंस कंपनी, तो आपने मुझे जो 10,000 रुपए दिए इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट, क्या मैंने agreeing to refrain from an act, to tolerate an act, or to do an act or a situation, याद आया बेटा, क्या मैंने एग्री किया है कि मैं इंश्योरेंस क्लेम नहीं करूंगा? अरे मैंने आपसे इंश्योरेंस करवाया, मतलब मैंने ये आपसे मैंने आपसे इंडेमनीफाई करवाया है क्या, कि अगर मेरी कार को कुछ हो गया तो आपको पैसा देना पड़ेगा। नो क्लेम बोनस तो एक केवल इंसेंटिव आपने मेरे को दिया कि मैं कोई क्लेम नहीं किया, मैं किसी ऑब्लिगेशन में नहीं था कि आप मेरे को नो क्लेम बोनस देना, मैं अंडर एन ऑब्लिगेशन हूं कि मैं ठीक है इंश्योरेंस क्लेम नहीं करूंगा। कोई भी पर्सन इंश्योरेंस कराता है तो अगर कुछ हो गया कार को तो उसका पैसा आपसे लेने के लिए इंश्योरेंस करा रहा है, वो किसी ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप मेरे को इतना फीस दे देना, मैं कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं करूंगा। ही इज नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। इसलिए 10,000 की कोई मैंने सर्विस नहीं दी है आपको, मैं एक इंश्योर्ड पर्सन हूं, आप इंश्योरेंस कंपनी हो, 10,000 सवाल ही नहीं आता साहब कोई सर्विस है क्या, नहीं। तो फर्स्ट इश्यू तो गवर्नमेंट ने ये क्लेरिफाई करके बोला कि दिमाग खराब मत कर मंगल, दिस इज नॉट अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंश्योर्ड पर्सन टू इंश्योरेंस कंपनी, जिसके लिए कोई वो जो एनसीबी मतलब नो क्लेम बोनस जो आप दे रहे हो, दैट इज नॉट अ फीस फॉर एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। नो 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 नो, इट इज नॉट अ सर्विस बाय सर्विस रेसिपिएंट टू द सर्विस प्रोवाइडर, नथिंग, नेवर। क्लियर। इश्यू नंबर 2 आया साहब, अब ऐसे केस में वो 10,000 रुपए जो है वो क्या परमिसिबल रिडक्शन है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब करंट ईयर का जो मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम को दिया है वो 1 लाख लेस
एनसीबी 10,000 रुपए लेस करके नेट जो 90,000 आया है, क्या उसी पे जीएसटी लगेगा या पूरे 1 लाख पे जीएसटी लगेगा? दिस इज द क्वेश्चन। तो बोला आंसर ने क्या, 90,000 पे जीएसटी लगेगा। दैट इज द परमिसिबल डिडक्शन। डिस्काउंट तो है एक तरह से, हमने पढ़ा है सेक्शन में 15 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर सी में, सेक्शन में 15 सबसेक्शन 3 में सर, उसका क्लोज नंबर ए बोलता है क्या, जब मैं सर्विसेज दे रहा हूं, जब मैं सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस कर रहा हूं, उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इटसेल्फ मैंने अगर बिल पे ही कोई डिस्काउंट डिस्क्लोज किया है और डिस्काउंट को वहीं पर बिल पे रिकॉर्ड करके वैल्यू में से लेस किया और नेट वैल्यू ही मैंने कस्टमर से ली है, दैट इज अ परमिसिबल डिडक्शन और नेट वैल्यू पे ही जीएसटी लगेगा साहब। तो सर एनसीबी के केस में भी क्या हो रहा है, नो क्लेम बोनस के अंदर क्या हो रहा है, सर मेरा ग्रॉस प्रीमियम था मान लो 1 लाख रुपए, लेस करता है, इंश्योरेंस कंपनी बिल पे ही डिक्लेयर करती है कि नो क्लेम बोनस डिस्काउंट 10,000 रुपए, और लेस करने के बाद आया 90,000 रुपये, एग्जाम्पल 90,000 रुपये, 90,000 पे ही जीएसटी लगेगा साहब। ये क्लेरिफिकेशन दिया क्योंकि दैट इज क्लियरली अ डिस्काउंट विच इज गिवन बाय इंश्योरेंस कंपनी टू द इंश्योर्ड पर्सन विच इज रिकॉर्डेड ऑन द इनवॉइस इटसेल्फ एट द टाइम ऑफ सप्लाई इटसेल्फ। क्लियर, और वो डिस्काउंट पास ऑन हुआ है कस्टमर को, तो नेट जो अमाउंट है उसी पे जीएसटी लगेगा एंड दैट इज अ परमिसिबल डिस्काउंट। कुल मिला के सर 10,000 रुपये जो नो क्लेम बोनस था सर, दैट इज नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय रेसिपिएंट, मतलब इंश्योर्ड पर्सन जो है उसने इंश्योरेंस कंपनी को कोई सर्विस नहीं दी है, दैट इज नॉट एन सर्विस बाय वे ऑफ एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, कि मैं इंश्योरेंस क्लेम नहीं करूंगा इसलिए मुझे आप 10,000 रुपये फीस देना। अरे भाई मैंने इंश्योरेंस कराया इसलिए कि मैं इंश्योरेंस क्लेम लूंगा आपसे अगर कुछ हो गया तो, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, मैंने इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिया आपसे इसलिए आप मेरे को बोनस दे रहे हो अगले साल में, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को एक तरह से पूरा प्रीमियम फायदा हो गया सर, इसलिए क्लियर, इसलिए उन्होंने मेरे को डिस्काउंट दिया। तो इट इज नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय इंश्योर्ड पर्सन टू इंश्योरेंस कंपनी। सेकंड थिंग, अब वो जो डिस्काउंट दिया दैट इज अ परमिसिबल डिस्काउंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 3, और ऐसे केस में नेट जो 90,000 मेरे से इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम लिया उसी पे जीएसटी लगेगा साहब। नो क्लेम बोनस इज द परमिसिबल डिस्काउंट फ्रॉम द वैल्यू सप्लाई। क्लियर, माहौल डन। सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लोज नंबर ए का रेफरेंस याद दे रखा बच्चों, हाँ है ना भाई। तो कुल मिला के नो क्लेम बोनस के केस में नेट वैल्यू जो मेरे से लिया है, नेट प्रीमियम जो मेरे से लिया है इंश्योरेंस कंपनी ने, आफ्टर डिडक्टिंग द एनसीबी उसी पे जीएसटी लगेगा। क्लियर, माहौल डन। चलिए सरकार लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं करते, क्लियर। तो सर शायद जो अमेंडमेंट आपने पढ़े सारे समझ में आए, डिटेल में समझ में आए, लॉजिक समझ में आया, प्रैक्टिकली समझ में आया, एंड सर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, माहौल बन रहा है। क्लियर, चलिए सर आगे के अमेंडमेंट हम पढ़ेंगे ब्रेक के बाद माहौल के साथ। बाय बाय, टेक केयर सर। पर हाँ, यहाँ तक अमेंडमेंट आपके एंड पे रिवाइज हो जाना चाहिए सर। माहौल